हेलो दोस्तों, मैं अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। तो आज हम देखेंगे कि एक जापानीज ब्लॉगर जब हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट मणिपुर विजिट करते हैं तो उनका क्या एक्सपीरियंस होता है और वो वीडियो देख के जापानीज लोगों का क्या रिएक्शन होता है। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि एक ताइवानीज ब्लॉगर नागालैंड जाके ही वाज ट्राइंग टू हार्ड टू फाइंड सिमिलरिटीज बिटवीन नागालैंड एंड चाइना। Yeah, I'm so shocking. Like every ingredient, every like fruit, cabbage, it's pretty much like a sand. सीरियसली ये सब चीजें भी कहीं पे अलग होते हैं क्या? क्या अमेरिकन गोभी के ऊपर सिंग होते हैं? ये सब चीजें तो हर जगह सेम ही होते हैं। एंड ही वाज आस्किंग इंडियंस वेदर दे आर इंडियंस। What the fuck? एनीवेज, आज देखते हैं कि जापानीज ब्लॉगर मणिपुर जाके क्या करते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं देख रही थी कि मेजोरिटी जापानीज लोगों को याद है कि मणिपुर की कैपिटल इम्फल ही वो जगह था जहाँ पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी और जापानीज आर्मी की फाइट हुई थी। काश उस टाइम इंडियंस एंड जापानीज फाइटर मिल के ब्रिटिशर्स को मारते। एनीवेज, इट वॉज जस्ट माई विश। तो फाइनली चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप ये चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट जो कि ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, अगर आप इस पे मेरा 49% का शेयर होल्डर होना चाहते हैं और साथ ही अगर आप मेरे iWave प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर और पार्टनर होना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। अगर आपको iWave प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस के लिंक्स दिए गए हैं। आपको उन वीडियोस में iWave के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये इम्फल है जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ से पूर्व में और भी शहर है, लेकिन इम्फल एक बड़ा महानगर है। ये जगह तो नंबर 1 है। और भारत के इस पार्ट में साउथ ईस्ट एशियन दिखने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। वाह, ये एयरपोर्ट तो काफी छोटा है। मैंने सुना है कि इम्फल में सिम कार्ड बेचने वाली कोई दुकान आसानी से नहीं मिलेगा और मुझे तो लगता है कि ना ही वहाँ पे कोई मनी एक्सचेंज ऑफिस होगा। इसीलिए मैंने दिल्ली एयरपोर्ट में ही लगभग 30,000 येन के काफी सारे पैसे एक्सचेंज कर लिए। मैं प्लेन से उतरने के बाद इस बिल्डिंग में एंटर किया और यहाँ पे एक लोकल लोगों के लिए एंट्रेंस था और फॉरेनर्स के लिए अलग एंट्रेंस था। यहाँ पे यूजुअली ज्यादा फॉरेनर्स नहीं आते हैं, इसलिए मुझसे काफी सारे सवाल पूछे गए और मैंने उन सारे सवालों का जवाब दिया। एयरपोर्ट से शहर का केंद्र काफी दूर है। वहाँ पैदल चल के जाने से लगभग 1 घंटा लग जाता है। जब मैंने उस दिन एक व्यक्ति से पूछा था कि क्या यहाँ से बस जाती है तो उसने कहा कि यहाँ से कोई बस नहीं जाती। जब मैंने उनसे कहा कि वहाँ एक बस जैसा कुछ दिख रहा है तो वो हंस पड़े। वहाँ कोई बस नहीं था। एंड एज फार एज रीचिंग द सेंटर ऑफ द सिटी इज कंसर्न्ड, तो मैंने सुना है कि वहाँ पे टैक्सियाँ उपलब्ध है और वहाँ जाने के लिए लगभग 350 रुपए का खर्च आता है। How much is it? 400. 350. I asked him. 350. Okay, 350. All right. 350. All right. Okay. इस लड़के का चेहरा तो वैसे जापानी जैसा है, लेकिन जेस्चर्स, हाव भाव, स्वभाव से ये पूरा इंडियन लगता है और यही इंडिया की खासियत है। यहाँ पे न्यूज के बारे में थोड़ा पढ़ा तो बहुत कुछ जानने को मिला। यहाँ पे मुझे कुछ न्यूज सुनने को मिली और मैं बता दूं कि विभिन्न एथनिक ग्रुप्स के बीच संघर्ष मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे ये कागरा किला है जो इम्फल के कुछ पर्यटन स्थलों में एक है। ये एक कॉन्टिनेंटल होटल है। मैंने तुरंत होटल का नाम पहचान लिया, इसलिए मुझे लगता है कि ये काफी फेमस होटल है और शायद ये इम्फल का वन ऑफ द बेस्ट होटल है। यहाँ रहने की कीमत प्रति रात लगभग 6,600 येन है, जिससे आपको थोड़ा आश्चर्य हो सकता है, लेकिन भारत के कीमतों के हिसाब से आप 6,600 येन में भी एक बहुत अच्छा होटल पा सकते हैं। अंदर से ये ऐसा दिखता है। ये काफी खूबसूरत है। इंडिया में कस्टमर को भगवान माना जाता है, इसीलिए शायद ये इतना साफ है। लेकिन शावर लेने के लगभग 5 मिनट बाद गर्म पानी खत्म हो जाता है और ठंडा पानी आना शुरू हो जाता है। तो मैं 2 रातों के लिए यहाँ पे रुका हूँ, इसीलिए मेरे शेड्यूल में कुछ खाली समय है। इसीलिए इससे पहले कि मैं आपको सारे शहर से परिचित कराऊं, मैं खुद पूरे शहर को अच्छी तरीके से घूमना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ घूमने। भले ही ये सेंटर में है, लेकिन सड़कों का दृश्य यानी कि स्ट्रीटस्केप पूरी तरीके से भारतीय है। भले ही ये भारत है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जो कि ईस्ट एशियन या फिर जापानी जैसे दिखते हैं। लेकिन वहाँ एक महिला दिख रही है। इनफैक्ट बहुत सारे महिला यहाँ पे साड़ी जैसे कोई ड्रेस पहनते हैं और भले ही वो जापानी जैसे दिखते हो, लेकिन वेशभूषा और रहन सहन से पूरे तरीके से भारतीय लगते हैं। ये दिलचस्प है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि जब लोगों की बात आती है तो मैं कहाँ पे हूँ,
लेकिन जब मैं लोगों का चेहरा देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा है जैसे कि मैं मंगोलिया में हूँ, するんですよね。で、それと同時にトーンは लेकिन एटमॉस्फेयर में स्ट्रॉन्ग इंडियन फीलिंग है। SIM カード売り मुझे दिल्ली एयरपोर्ट में एक आदमी ने बताया था कि मणिपुर में सुबह 9 बजे तक सिम कार्ड नहीं बेचते, इसीलिए मुझे दिल्ली में ही एक सिम कार्ड खरीदना पड़ा। लेकिन मैं यहाँ पे एक दूसरा सिम कार्ड लेना चाहता हूँ जिस सिम कार्ड की टावर यहाँ पे ज्यादा है और जिसका सिग्नल यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अभी मैं एक दूसरा सिम कार्ड खरीदने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आज नहीं होगा क्योंकि आज रविवार है, अगर मैं सोमवार को आता हूँ तो शायद मुझे मिल जाए। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कल आऊंगा तो शायद ये सिम कार्ड मुझे कल मिल जाएगा। तो ठीक है, मैं कल यहाँ पे फिर आऊंगा, फिर आकर खाना खाऊंगा और साथ में एक सिम कार्ड भी खरीद लूंगा। अभी मैं एक होटल के रेस्टोरेंट में हूँ। मैंने सुना है कि ये होटल बहुत अच्छा है और इस रेस्टोरेंट में मैं भरोसा कर सकता हूँ। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये एक इतना अच्छा रेस्टोरेंट है जो कि काफी महंगा भी दिखता है, लेकिन सारे डिशेस के कॉस्ट लगभग 400 के करीब है, यानी कि लगभग जापानीज 800 येन। ये तो काफी सस्ता है। मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके का खाना परोसेंगे, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि मैं टेस्ट करने के लिए काफी उत्सुक हूँ। ये लैम्ब के साथ एक मटन करी है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारा लहसुन है। हालांकि ये डिश थोड़ा महंगा है, 600 रुपए, लेकिन फिर भी ये जापान में सिर्फ 1200 येन के करीब ही है। ये तो दुबई की तुलना में काफी सस्ता है। कहा जाता है कि इंडिया का खाना यूजुअली मसालेदार ही होते हैं, इसीलिए मैंने मटन होम स्टाइल चुना। तो कुल लागत लगभग 700-800 रुपए हुआ, यानी कि लगभग जापानी 1600 येन। दुबई की तुलना में ये काफी सस्ता है, जो कि काफी अच्छा है। और बाय द वे टेस्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। ये स्क्वायरिश शेप का है, इंटरेस्टिंग है। ये दूसरे इंडियन स्टेट से थोड़ा अलग है और इसमें तेल और मसाला भी थोड़ा कम है। मुझे नहीं लगता कि हमें जापान में ये मिलता होगा। सबसे अच्छा ये है कि ये थोड़ा कम फूला हुआ है, लेकिन लेग पीस का टेस्ट लगभग जापानी जैसा ही है और इस पर भी ज्यादा तेल नहीं है। इसकी स्वाद बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप आमतौर पर जापान में खाते हैं। लैम्ब स्वादिष्ट है, ये बहुत स्वादिष्ट है। तो ये है अगली सुबह और ये है मेरा नाश्ता। 朝です。で、またご飯で申し訳ないんですけど、これ朝ご飯 ये अब एक ट्रैवल चैनल नहीं रहा, ये एक फूड ब्लॉगिंग चैनल बन चुका है, इसलिए मैं अब सिर्फ खाना खाऊंगा। वो गोल चीज देख रहे हैं, आप अभी देख सकते हैं, वो एक डोनट है। इसका स्वाद ऐसा है जैसे कि इसे कोई मैपल सिरप में डुबाया गया है, इसलिए ये बहुत टेस्टी था। ですね。はい、で、昨日言いました。今日 मैं कल फिर से सिम कार्ड के दुकान में गया था। だからね。Oh, hello. Can I buy SIM card? SIM card. No. वहां पे एक अलग व्यक्ति था। पहले एक पुरुष था, लेकिन कल एक महिला थी। लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि मुझे सिम कार्ड नहीं मिल सकता। अब तो मैं बस हार मान लूंगा, शायद मुझे सिम कार्ड यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इम्फाल में ज्यादा विदेशी नहीं आते हैं ना, तो विदेशी को सिम कार्ड मिलना काफी मुश्किल है। 見ていきましょう。インパーラど तो आइए इम्फाल के मध्य भाग पर एक नजर डालते हैं। 人は。で、なぜか昼間は किसी कारण से दिन के दौरान मुझे सेंट्रल इंडिया के चेहरे वाले लोग ज्यादा दिखते हैं और रात को जापानीज जैसे दिखने वाले लोग ज्यादा दिखते हैं। インドした人の方がなんか多いように思うんですよね。なんでかな、夜の方がね、日本人した顔の人。そう。 इम्फाल पैदल यात्रियों के लिए एक स्वर्ग है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ कोई आर्केड शॉपिंग स्ट्रीट नहीं है, लेकिन ये पैदल चलने वालों के लिए स्वर्ग है। सड़क पर दुकानों के सामने इसी तरीके से सामान बेचने वाले लोग रहते हैं, इसलिए पैदल यात्री इन दुकानों से कोई भी चीज आसानी से कलेक्ट कर सकता है, खरीद सकता है। सब कुछ उनके हाथों के सामने ही है, इसलिए मैंने इसको पैदल यात्री के लिए स्वर्ग कहा। 物を買う、今日は路上、それともお店みたいな選択を常に迫られる、そんな感じの歩行者天国です。 किसी कारण से यहाँ पे रेस्टोरेंट्स की संख्या कम है, इसीलिए सड़क पर सामान बेचने के साथ साथ आपको खाना बेचने वाले लोग भी मिलेंगे। 傾向にあるかな。ブドウとかありますよね。で、後ろのお店は服屋さんとか、携帯屋さんとか、ジュエリー的なものが売ってる。 ज्वेलरी शॉप, सेलफोन शॉप, स्टॉल, बहुत सारे टाइप्स के दुकान है। स्नैक्स और चाय बेचने के लिए अलग दुकान है। そういうのも全然、そういう屋台みたいなお店も全然ないですよね。 थोड़ा अजीब है, लेकिन मैंने अभी अभी एक छोटे से गली में प्रवेश किया और जब मैं इस गली में प्रवेश किया तो वहाँ बहुत सारे सामान और कपड़ों की दुकानें थे। किसी कारण से इस नैरो स्ट्रीट पर सभी दुकानदार सेंट्रल इंडिया के शक्ल वाले थे और ज्यादातर कस्टमर्स ईस्ट एशिया के शक्ल वाले थे। इस गली में मैंने ईस्ट एशिया के शक्ल वाले एक भी व्यक्ति को काम करते हुए नहीं देखा और इसके बगल वाले सड़क पर सिटी ज्वेलरी लिखा हुआ एक दुकान का बोर्ड लगा हुआ है। のかと思いきやなんかそうでもないみたいな。結構いろんなものが売っておっしゃって。 जब आप इस पेडिस्ट्रियन मॉल से गुजरते हैं तो आपको एक पिंक बिल्डिंग दिखाई देगी, है ना? 今マーケットです。 ये इम्फाल के केंद्र में कुछ पर्यटन स्थलों में से एक है। 高知です。で、今っていうのは何かっていうとね、お母さんっていう意味なんですよ。だからこの、ये माँ यानी कि मदर्स मार्केट जैसा है और जो लोग यहाँ पे चीजें बेचते हैं वे सारे क्लर्क्स हैं। और इस मार्केट की खास बात यह है कि यहाँ पे एक भी पुरुष स्टोर क्लर्क नहीं है। ですよね。面白いね。ちょっと中見てみましょうか。 तो आइए अंदर देखें। जब हम अंदर देखते हैं तो हमें दिखता है कि सभी स्टोर क्लर्क्स महिलाएं हैं। वहाँ काम करने वाली लगभग सभी महिलाएं ईस्ट एशियन या फिर जापानीज दिखने वाले हैं। 東アジア系の顔じゃないですか。日本人に近い顔してますよね。ここ500年前から続く市場なので、なんかそれが関係してるのかもしれないですね。 अगर आप इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में सोचे, यानी कि इसकी हिस्ट्री के बारे में सोचे, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ महिलाएं क्यों हैं। っていうとね、昔この地域ではラルプカバ ऐसा प्रतीत होता है कि अतीत में इस क्षेत्र में लालप कबा नामक फोर्स लेवर की एक सिस्टम रही होगी। सभी पुरुषों को या तो इम्फाल के केंद्र में या फिर दूर में चावल के खेतों में
खेती करनी होती थी या फिर युद्ध में जाना होता था। इसीलिए महिलाओं के पास इम्फाल के केंद्र में ये बाजार चलाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। बेशक अब जबरन मजदूरी की वो दौर नहीं रहा, लेकिन इस ट्रेडिशन को आज भी बरकरार रखा गया है और आज भी सिर्फ महिलाएं ही यहाँ पे काम करते हैं। ये आश्चर्य की बात है ना? 右の方に日本人みたいな顔の人 मैंने आपको पहले बताया था कि भारत के इस हिस्से में लोग थोड़ा ईस्ट एशियन जैसे दिखते हैं, और मैंने ऐसा सुना कि यदि इस क्षेत्र से लोग बाहर के शहर यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ऐसे शहरों में जाते हैं तो उनके खिलाफ भेदभाव हो सकता है। 切ってね मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्षेत्र भारत के दूसरे शहरों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है। 的にもそういう移動 और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही डिस्क्रिमिनेशन है। मैं भी जापान के आउटस्कर्ट में एक छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, और जब हम छोटे शहर आउटस्कर्ट्स के लोग बड़े शहरों में जाते हैं तो वहां पे लोग हमें कंट्री साइड पीपल, गांव के गवार ऐसे कह के चिढ़ाते हैं और भेदभाव करते हैं। इंसान अभी भी किसी हद तक जानवर के लेवल में ही है। हम अभी भी इतना इवॉल्व नहीं हुए हैं कि एक दूसरे के खिलाफ सारे भेदभाव को रोक सके। हम चाहे कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन इंसान भेदभाव करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है। एज ह्यूमंस वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो टू स्टॉप ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये कागुरा किला है, ये प्रवेश द्वार है। まあこれ入り口ですけどねまあこれが ये भी इम्फाल के केंद्र में एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, चलो एक सेकंड के लिए चलते हैं। ちょっと待 जरा ठहरिए, ये आज यहाँ पे क्लोज लिखा है क्योंकि आज सोमवार है। ってなの今日月曜日ですけど月曜日休みなのかなまあどんな人であっても入場料は払わなきゃいけないですよって書いてます मुझे आश्चर्य है कि ये जगह सोमवार को बंद रहता है। एनीवेज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ के लोकल है या फिर फॉरेनर, प्रवेश करने के लिए आपको भुगतान करना ही होगा। आज ये बंद है तो मैं यहाँ पे कल आऊंगा। यहाँ पे प्रवेश करने के लिए 100 रुपए देना पड़ेगा, जो कि लगभग 200 येन है। ये जगह सुबह 9 बजे खुलती है, इसलिए मैं कल यहाँ पे सुबह 9 बजे पहुंचूंगा। じゃあ明日9時に来るわ今日は撮影は वहाँ पे जो झील है उसे छठी झील कहा जाता है, और मैं किसी भी तरीके से वहाँ जाना चाहता हूँ। 絶対行くべきらしいんですけど1時間かかるんですよ高 वेल मुझे लगता है कि ये एक नॉर्मल लेक है, और वहाँ जो लेक है वहाँ एक राउंड लेक है। る मुझे लगता है कि दूसरा कोई भी जापानीज यूट्यूबर आपको इस जगह के बारे में बताया नहीं होगा। と思うので यहाँ कभी कभी भयानक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। が時々起きるんですよねだからかわかんない मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे जो बंदूक रखने वाले पुलिस वाले हैं उन्हीं ने यहाँ पे शांति को कायम रखा है। आपको देखने से लगेगा कि यहाँ पे बहुत शांति है, लेकिन जब सिचुएशन खतरनाक होता है तब ये बहुत खतरनाक हो जाता है। फॉरेन अफेयर्स की खतरे की जानकारी में ये कहा गया कि इस क्षेत्र को विजिट नहीं करना चाहिए किसी भी फॉरेनर्स को। इसीलिए जब मैं होटल में वापस आया तो दोबारा से रिसर्च स्टार्ट किया। ですけどもうここ Wi-Fi あるからねで歩い मणिपुर में घूमते घूमते मैंने कुछ पवित्र देखा, इसीलिए एक पल के लिए मैं यहाँ पे ठहर गया। ये क्या हो सकता है? ये अवश्य ही किसी प्रकार का भगवान होगा, इसीलिए मैंने अपने जूते उतार लिए। हे भगवान, मैंने अब तक जो भी पाप किए हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। て興味あるんですけど観光本当 मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पोलो ग्राउंड था और अब इसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर लैंड कराने के लिए किया जाता है। でまた地図があったから見てるんですけどもさっき言ったポログラウンドヘリパッドって書いてあるよポログラウンドちゃうんかい、まあ、昔ここにポログラウンドがあったんでしょうね今はヘリポートレとして使ってるそう इसलिए यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसीलिए अगर आप इंटरेस्ट लेके देखें तो कृपया एक पल के लिए यहाँ पे रुक जाइएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। これとあとこれ इसके अलावा यहाँ मणिपुर साम्राज्य के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। इस मिस्टीरियस क्रीचर के मूर्ति के बगल में एक एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसे पढ़ रहा हूँ। क्या इस जगह को नूगो कहा जाता है? लिखा तो कुछ ऐसा ही है। ビっていうら ऐसा लगता है कि यही वो जगह है जहाँ पे ब्रिटिशों के सर काट दिए गए थे और सर काटकर उन ब्रिटिशों की हत्या की गई थी। ऐसा लगता है कि इस जगह में 5 ब्रिटिश लोगों को मारा गया था। 結構ちょっと縁起が悪いというかねなんかそんな場所に見えないですけどもであとこ इसके अलावा इस प्रॉपर्टी में एक बॉटनिकल गार्डन जैसा कुछ है और वहाँ बहुत सारे खूबसूरत फूल खिले हुए हैं और ये बहुत सुंदर दिखता है। यदि आप दाएं ओर मुड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा शौचालय दिखता है। बाय द वे, इस शौचालय में प्रवेश करने के लिए आपको 10 रुपए का शुल्क देना पड़ता है। おしっこも便器も10ルピーで大も小も10ルピーって書いてあるんですよこれ大と小分けて書く必要ですけど昔使ってたの यहाँ एक रहस्यमय कब्र है जो अतीत में इस्तेमाल की गई कब्र की तरह दिखती है। मुझे पता नहीं कि ये किस तरह का कब्र है। यहाँ बहुत सारे कुर्सियां भी है और ये एक दर्शक सीट की तरह दिखता है और ये मुझे लगता है ये कोई रोशनी वाली चीज है। लोगों से गुजारिश है अगर आप इस जगह को विजिट करते हैं तो कृपया रात को आए। एनीवेज, मैं अभी घर चलता हूँ। वाओ, घर जाने से पहले मैंने कुछ स्पेशल देखा। ですよこれいけるこれいや इम्फल में आने के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जैसी चीज मुझे यही लगा। अब मुझे याद आया कि ये पहली बार नहीं है। जब मैं प्लेन में था तब भी आते आते मैंने ऐसे बहुत सारे इमारतें देखे जिससे बिल्कुल इंडियन फील आता है। बाय द वे, यहाँ पे लोग मणिपुरी भाषा बोलते हैं जो कि तिब्बती भाषा से काफी करीब लगती है। एक समय पे मैंने तिब्बती भाषा की चर्चा की थी, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। でねポログラウンドこれの可能性あるわさっきのヘリポートって मैंने अंदर गए लोगों से पूछा कि क्या यहाँ पे मैं फोटो ले सकता हूँ।
उन्होंने मुस्कुराते हुए नहीं कह दिया। तो मैंने अंदर कोई फोटो नहीं ली क्योंकि फोटो लेना प्रोहिबिटेड था। ってないんですけども、まあ基本的にはなんかこの辺りではこんな生き物 लेकिन आपको मैं इसके बारे में बता जरूर सकता हूँ। मेनली इस एग्जीबिशन में एक तरह के आदि मानव को दर्शाया गया है, लेकिन मुझे वहाँ की कला यानी कि आर्ट बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात, अंदर जापान के बारे में एक छोटी सी प्रदर्शनी भी है और वहाँ 3 जापानी डॉल्स भी थी जो खास जापान से मणिपुर में भेजा गया है। みたいなのが3つぐらい置いてありました。インパルト फाइनली मैं मणिपुर में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। जितना मुझे समझ आया कि ये कॉन्फ्लिक्ट है 2 एथनिक ग्रुप्स के बीच, एक जो क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं और एक जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, और दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आशा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। インディゴしてるわ。ほんと तो मेरे दर्शकों के लिए बता दूं कि आप भारत के किसी भी शहर से इम्फल आसानी से आ सकते हैं, इसीलिए यदि आप चाहे तो कृपया इस स्थान को विजिट कीजिए। गुवाहाटी से यहाँ के एयरफेयर काफी सस्ता है और अभी मैं इंडियन ब्लैक टी का मजा लूंगा। 優雅でいいんじゃないですか。こう तो सबसे पहले HK जीजी ने कमेंट किया है कि इम्पल के बारे में सुनने से मुझे सिर्फ जापानीज ऑपरेशन इम्पल की याद आती है। जब मैं 40 साल पहले इंडिया में एक बैकपैक ट्रिप के लिए गया था, आई रिमेंबर वांटिंग टू गो टू दार्जिलिंग, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जाना डिफिकल्ट था बिकॉज यू नीडेड एन एंट्री परमिट। अभी भी वहाँ पे जाने का विश है मेरा, लेकिन अभी टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं एक दिन वहाँ जरूर जाऊँगा। आई एम ग्रेटफुल टू यू डॉक्सॉय कि आपने इंडिया का एक ऐसा साइट दिखाया जिसके बारे में ज़्यादातर इंटरनेशनल टूरिस्ट को पता ही नहीं है। इस ILP के टॉपिक के बारे में यानी कि इनर लाइन परमिट के बारे में सम्राट सर कुछ कहेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो कुछ लोग पूछते हैं कि सम्राट भाई आप कहाँ हैं? तो मैं हर वीडियोज़ में जो है फेस भले ही ना दिखाऊं, लेकिन मेरे सोल जो है हर वीडियोज़ में मौजूद होता है। और मेरे किसी टीम मेंबर को अगर अप्रिसिएशन मिलता है, मुझे वो खुद के अप्रिसिएशन से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज माई टीम मेंबर्स आर माई एक्सटेंशंस ओनली। एनीवे, टॉकिंग अबाउट ILP, तो पिछले कुछ वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है कि बहुत कोई जो है ILP के बारे में बोल रहे हैं कि इट्स डिफिकल्ट टू ट्रैवल टू नॉर्थ ईस्ट बिकॉज ऑफ ILP एंड ऑल दैट। तो बता दूं कि ILP इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड। पहले मैं भी ऐसा सोचता था कि इंडिया में ही एक शहर में जाने के लिए ILP क्यों चाहिए, लेकिन बाद में मैंने जब सिचुएशन देखा तो मुझे समझ में आया। जब मैं अरुणाचल के ईटानगर में जाता हूँ तो समटाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ नॉन ट्राइबल्स फील्स मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पीपल। और मैं टूरिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, टूरिस्ट होने से तो अच्छा है, उस जगह की इकोनॉमी बढ़ती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ पे जाके बस गए हैं और वहाँ पे पॉवर्टी की ज़िंदगी बिता रहे हैं बिकॉज देयर एम इज़ टू जस्ट ब्रीड एंड मल्टीप्लाई। तो इंडिया में जो है सिर्फ 2 ही कम्युनिटीज़ ऐसे हैं। अब कौन कौन से लोग जो है हु ब्रीड्स लाइक पैरासाइट्स, वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। इनफैक्ट अगर आप ऑन द स्पॉट अरुणाचल के नाहरलगुन स्टेशन में देखें तो वहाँ पे आपको जो है 60% लोग जो है पीसफुल कम्युनिटी के मिलेंगे। अगर बात मारवाड़ी, गुजराती, इंडियन बंगाली जो कि हिंदू बंगाली है, या फिर साउथ इंडियंस की हो, तो उनके लिए तो कोई परमिट की जरूरत भी नहीं था, क्योंकि इन सारे कम्युनिटीज के लोग जो है दे डू नॉट ब्रीड लाइक पैरासाइट कि वहां पे जाके वहां के एथनिक पॉपुलेशन को ही कम कर दे। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखें तो ज्यादातर बड़े बिजनेसेस जो है मारवाड़ी, गुजराती, बंगाली, यही लोग जो है वही चला रहे हैं, लेकिन दे नेवर पोज एनी थ्रेट टू द एथनिक पॉपुलेशन। लेकिन अलग अलग कम्युनिटी के लिए, अलग अलग लोगों के लिए तो अलग अलग रूल्स नहीं हो सकते हैं, इसलिए सभी के लिए जो है ये ILP है और इसे आप आसानी से घर बैठे अपने कंप्यूटर में जो है आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इंडिया में कोई लॉ ढंग से इंप्लीमेंट कहाँ होता है। ये ILP सिस्टम तो अच्छा था, लेकिन इंप्लीमेंटेशन बहुत ही पुअर है। और इसका सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक ये है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस एक्चुअली ILP चेक करते हैं, उनमें से 90% मैंने देखा है कि वो सेंट्रल इंडिया या फिर दूसरे किसी इंडिया के पार्ट से ही होते हैं। और ये पुलिस या फिर आर्मी फोर्सेस जो है जो कि ये ILP जो चेक करते हैं, वो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लुक्स में थोड़ा नॉर्थ ईस्ट से मिलता जुलता हो, उनकी ILP चेक ही नहीं करते। तो अगर कल को चाइना चाहे कोई सेपरेटिस्ट फोर्स भेजने के लिए, तो वो इंडिया के किसी भी शहर में एंटर होके बड़े आराम से बिना ILP के जो है अरुणाचल के अंदर घुस सकते हैं। और इनफैक्ट मणिपुर में भी शायद ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसीलिए हुआ था, क्योंकि मणिपुर का सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम था जो कुकी माइग्रेंट्स थे, जो थे ऑलरेडी वो तो थे, लेकिन बहुत सारे नए माइग्रेंट्स जो थे वो म्यांमार, बर्मा इधर से जो है एंटर कर रहे थे, जो कि मणिपुर के मैती कम्युनिटी को ही जो है वो माइनॉरिटी में बदल देते। और ये इमिग्रेंट्स जो है इतनी आसानी से ILP के होने के बावजूद जो है कैसे एंटर कर गया, क्योंकि ये फोर्सेस जो है जो कि ये ILP चेक करते हैं, वो सेंट्रल इंडियंस या फिर इंडिया के दूसरे पार्ट के लोगों के लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट है। हमें अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना पड़ता है, सिर्फ इतना ही नहीं, कोई जान पहचान की व्यक्ति जो है उसका नंबर देना पड़ता है, और वो भी किसी ऐसे व्यक्ति का जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से हो। साथ में वहाँ पे जाने का पर्पस, क्या करने जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, वो सब जो है स्टेट करना पड़ता है। लेकिन अगर चाइना, बर्मा, म्यांमार इधर के लोग अगर थोड़ा बहुत लुक्स जो है उनका उससे मिलता हो, तो वो जो है बिना किसी चीज़ के, बिना ILP के वो एंटर कर सकते हैं। और शायद चाइना ये कर भी रहा है।
शायद वो अपने एजेंट्स भेज भी रहा है जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ILP उनका चेक भी नहीं करेंगे। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लुक्स दे विल बी गिवन अ फ्री पास। मैं जस्ट पिछले संडे ही नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर से थोड़ा भूटान घूम के आया एंड आई वाज इम्प्रेस्ड बाय द चेकिंग सिस्टम। हम सबको आधार कार्ड दिखाना पड़ा, मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी दिखाने से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कन्वीनियंट था। लेकिन साथ में ही मेरे एक दोस्त का जो है वो आईडी प्रूफ उसके साथ या फिर आईडी प्रूफ का फोटो जो है उसके मोबाइल में नहीं था, तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जो है शुरू में हमें एंट्री नहीं मिल रही थी। फिर उसने जो है घर से अपना आधार कार्ड मंगाया और फिर हमने दिखाया और तब जाके जो है हमारे गाड़ी को उन्होंने जो है पास दिया। इतने छोटे कंट्री होके भी इतना अच्छा सिस्टम। और एक इंडिया है जहां पे चारों ओर से जो है लोग घुसे ही जा रहे हैं। हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में चाइना, ताइवान और भी बहुत सारे लोगों का नजर है एंड दे आर स्पेंडिंग हेविली टू इन्फ्लुएंस दिस एरियाज। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे iWave प्रोजेक्ट में जो है अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए, सोचिए मत उतना, बिकॉज आई एम डूइंग दिस फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस। iWave सिर्फ म्यूजिक, डांस, एंटरटेनमेंट, आर्ट, इन सारे चीजों में हमारे देश के अंदर कितना टैलेंट छुपा है वो दिखाने के लिए ही नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट्स अबाउट कनेक्टिंग द इंडियन स्टेट्स एंड इंक्रीजिंग द यूनिटी। एनीवेज ओवर टू अनुष्का। नेक्स्ट क्योयामा 3308 ने कमेंट किया है कि आपने ठीक कहा, ह्यूमन अभी भी इतना इवॉल्व नहीं हुआ है एंड वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन ऑर्डर टू स्टॉप ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस। नेक्स्ट दुक फिलीपींस ने कमेंट किया है कि जब इंडियंस किसी चीज पे एग्री करते हैं, द वे दे शेक देयर हेड्स, द गेस्चर लुक्स एक्सट्रीमली क्यूट। नेक्स्ट ओयाजी बेस्ट ने कमेंट किया है कि इम्पल कितना बढ़िया शहर है और वहाँ का खाना तो लाजवाब होता है, इट वॉज फन। नेक्स्ट हीरो 9665 ने कमेंट किया है कि इम्पल किसी नॉस्टैल्जिक एंशियंट जापानीज लैंडस्केप जैसा लगता है। नेक्स्ट मिस्टर शीशी ने कमेंट किया है कि इम्पल की एटमॉस्फेयर काफ़ी साफ और पोल्यूशन फ्री लग रहा है। नेक्स्ट रूविक्स ने कमेंट किया है कि जब मैं इंडिया में गया था लोग मुझे अक्सर पूछते थे कि मैं चाइनीज़ हूँ कि नेपाली। नेक्स्ट यूज़र SC ने कमेंट किया है कि जापानीज आर्मी के इम्पल ऑपरेशन बहुत फेमस है। जापान के लिए इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट नॉन ऑपरेशन जहां हजारों जापानी सोल्जर्स की मौत हुई थी। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि वो सिर्फ ब्रिटिश आर्मी तो नहीं था ना, ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। जहां पे आपने ब्रिटिश के साथ इंडियन सुना वहीं पे ये ऑपरेशन कैंसिल कर देना चाहिए था। व्हेन इंडियंस आर यूनाइटेड तो उससे डेंजरस कोई फोर्स नहीं है। सबसे अच्छा होता अगर जापानीज और इंडियंस मिल के ब्रिटिशर्स के बैंड बजाते। Our beloved Subhash Chandra Bose tried it. लेकिन unfortunately the number of soldiers in his side was extremely low against the huge British Indian Army. लेकिन फिर भी जो करना था वो तो उन्होंने कर ही दिया। आज़ाद हिंद फौज ने ही हमें इंडिपेंडेंस दिलाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिशर्स तो इंडिया से चले गए पर अपना एजेंट्स छोड़ गए। नेक्स्ट हिरोमी ट्रेवल ने कमेंट किया है कि द स्काई आप अमेजिंग है। मेरा मणिपुर से एक दोस्त है और मैं हमेशा वहाँ पे जाना चाहता था लेकिन मैं वहाँ पे जा नहीं पाया बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशंस लेटली। लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने इस सिचुएशंस में भी मणिपुर को विजिट किया। इम्पल में आपको इम्पल पीस म्यूजियम मिलेगा जहाँ पे आपको हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अबे की कोरियोग्राफी वर्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट यूजर EC ने लिखा है कि वैसे तो इम्पल बोलने से ज़्यादातर जापानीज लोगों के दिमाग में वर्ल्ड वॉर 2 की इम्पल ऑपरेशंस एंड द साइट ऑफ हर्स बैटल विद मेनी कैजुअलिटीज यही चीज़ें दिमाग में आते हैं। लेकिन अगर आप अभी इम्पल में वर्क करते हैं तो आप एक सुंदर शहर का नज़ारा ले सकते हैं। ज़्यादातर लड़कियों के ड्रेसेस का कलर ब्राइट एंड वाइब्रेंट है जिससे उनकी इंडियननेस साफ साफ झलकती है। तरह तरह के स्टोर्स और वहाँ के महिलाएं जो फैब्रिक सेल करते हैं दे आर सो कलरफुल, लुक्स लाइक अ लॉट ऑफ फन। नेक्स्ट थाई गर्ल अपरकट ने कमेंट किया है कि इम्पल हैज अ मिक्सचर ऑफ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया। लेकिन इसके मिट्टी में भारतीय कल्चर ही बसा हुआ है। द सिटी फील्स वेरी मच इंडियन। अगर आप मुझे पूछे कि मैं दुबई के बाद कौन सा शहर विजिट करना चाहती हूँ तो मैं कहूँगी इम्फाल बिकॉज इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट उमकरा 55 ने कमेंट किया है कि मणिपुर में ऐसा लगता है कि कई सारे टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है बेस्ड ऑन हिस्ट्री, इथनिसिटी, रिलीजन एक्सेट्रा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इंडिया मणिपुर को इसलिए नेग्लेक्ट करता है बिकॉज देयर स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक वैल्यू इज लो। अगर कल को वहाँ पे तेल, कोल या फिर रेयर अर्थ मटेरियल्स मिलते हैं तो सीन कुछ अलग ही होगा। नेक्स्ट यूजर JN ने कमेंट किया है कि इट्स अ सिटी विद मैनी चाइनीज पीपल, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि
जाहिल, जरा अपने नीचे एक वाइस जापानीज कमेंटर ने जो कमेंट किया है वो देख ले। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट मैंने देखा उसने वो बात कह दिया जो मैं कहना चाहती थी। मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मैं देख रही थी कि वैसे तो मेजोरिटी नॉर्थ कमेंटर्स ने लिखा है कि दे आर प्राउड इंडियंस, लेकिन कुछ डिल्यूशनल नॉर्थ लोगों ने लिखा है वो चाइनीज के डिसेंडेंट्स है। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट जापानीज कमेंटर ने क्या लिखा है। तो एडवर्ड 715 ने लिखा है कि चाइनीज, जापानीज और कोरियन इससे बिल्कुल अलग है। ये लोग तिब्बतियंस जैसा लगते हैं। ये तिब्बतियंस के डिसेंडेंट्स है। जी हाँ, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लोगों का या तो अपने ओरिजिन है या फिर तिब्बतियन ओरिजिन है। एंड तिब्बत वाज नेवर ए पार्ट ऑफ चाइना, इट वाज ऑक्यूपाइड बाय फोर्स। So we have our own identity. We are not Chinese, Japanese or Koreans. We are Indians. जरा ये वीडियो देखिए जो आज ही रिलीज हुआ। 有真正的非常非常的幸运。 This is the story of 24-year-old Namki who fled Tibet. Last year she came into India in July, and she's been living here in Dharamshala ever since. She talks about being arrested when she was a mere 15-year-old girl, because she was protesting against the establishment for not peacefully protesting, is what she says, or not being allowed to, practice their own religion. Seriously? इंडियन मीडिया इतना फट्टू है ना, बोल रही है एस्टेब्लिशमेंट। क्यों? चाइनीज गवर्नमेंट या फिर चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट बोलने में कोई प्रॉब्लम है क्या? पूरे वीडियो में इंडियन एंकर ने एक बार भी चाइना का नाम नहीं लिया। इस वीडियो के 3 तिब्बतियंस के कमेंट्स में आपको पढ़ के सुनाती हूँ। फ्री तिब्बत 1532 ने लिखा है, थैंक यू इंडिया टू एक्सेप्ट आवर तिब्बतियन। नेक्स्ट यूजर ZS ने लिखा है, इंडिया इज ऑल्सो आवर मदरलैंड। नेक्स्ट सोनम दवा ने लिखा है, मैं 3 साल की थी जब मैं इंडिया आई थी। मदर इंडिया ने मेरा भी ख्याल रखा।